गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। बायोमॉलिक्यूल में प्रोटीन स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, राइट। तो आज उसी में कंटिन्यूएशन में हम रहेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है, राइट। आज हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। और हमने आपको बताया था कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इसमें दो प्रकार के होते हैं स्ट्रक्चर्स। एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट। तो दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हैं। कौन कौन से हैं? एक अल्फा हेलिक्स है और दूसरा है बीटा प्लीटेड शीट। बोर्ड पर आपको ये दोनों दिखाए गए हैं, राइट। तो सबसे पहले हम अल्फा हेलिक्स की बात कर रहे हैं, दिस वन अल्फा हेलिक्स। ध्यान रहे कि ये दोनों स्ट्रक्चर कौन से स्ट्रक्चर हैं? ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम लोगों ने दो की चर्चा किया था। एक अल्फा हेलिक्स नाम लिया था आपसे और दूसरा हमने आपको बताया था बीटा प्लीटेड शीट के बारे में। तो सबसे पहले हम अल्फा हेलिक्स की बात कर लें, बीटा प्लीटेड शीट हम बाद में समझ लेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं यहां पर सबसे पहले हम अल्फा हेलिक्स की। अल्फा हेलिक्स जो होता है ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है जिसमें कि वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये क्या करता है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न पर इसकी कॉइलिंग स्टार्ट होती है। और जब ये कॉइल करता है तो कॉइलिंग करने से इसमें टर्न बनते हैं जिनको हम हेलिक्स कहते हैं। और सिंगल चेन यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है। अल्फा एमिनो एसिड्स की ये चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये टर्न वाइज है। इसमें जो है ये हेलिक्स बनाता है, छल्ला बनाता है। इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, ठीक। तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन rotates to form the helical structure that is known as the alpha helix। यहां पर एक ही चेन इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन स्टार्ट्स कॉइलिंग to form the helical structure, one complete turn is known as one helix, जो कि एक सेंट्रल एक्सिस के परितः है, सरकमफ्रेंस पर इस तरह से घूम रही है। अब इसमें अगर हम देखें एक हेलिक्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ सवाल आपसे इसमें पूछे जाएंगे। अगर आप एक हेलिक्स की बात कर रहे हैं तो एक हेलिक्स में नंबर ऑफ रेसिड्यू आपसे पूछा जाता है कि कितने एमिनो एसिड रेसिड्यू यहाँ पर हैं एक हेलिक्स में। तो सबसे पहला नंबर ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू इन वन हेलिक्स। दूसरा आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड इन वन हेलिक्स। आपको मालूम है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था उसका टर्मिनल स्टार्ट होता था एन से और ख़त्म किस पर होता था? सी पर, यही था। और बीच में तमाम एमिनो एसिड रेसिड्यू थे, सबसे कम दो, जिसको हमने डाईपेप्टाइड कहा था। सबसे छोटा पॉलीपेप्टाइड होता है, उसके बाद 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, फिर पॉलीपेप्टाइड कह देते हैं उसको। तो इस प्रकार से जो ये चेन आप देख रहे हैं तो ये एमिनो एसिड रेसिड्यू हैं, एमिनो एसिड रेसिड्यू, जिनको हम अल्फा एमिनो एसिड रेसिड्यू भी कहते थे। तो जब ये घुमाव लेता है, ऐसे टर्न लेता है, तो इस पर जो क्वेश्चन आपसे बनेगा वो ये है कि प्राइमरी ये जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर अर्थात अल्फा हेलिक्स जब इस्टेब्लिश करता है तो बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है? पहला क्वेश्चन बनेगा। तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स बन रहा है, हेलिक्स स्टेबलाइजेशन जो होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहले प्रश्न का उत्तर, तो पहला क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कि कौन कौन से बॉन्ड यहां पर बनते हैं। जो बॉन्ड्स यहां पर बनते हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपको इसे नोट करना है। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व होती है? तो अल्फा हेलिक्स के बारे में आप जान लीजिए, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्स टू गिव अल्फा हेलिक्स। पहली बात। दूसरी बात यह है कि द हेलिक्स, इसमें जो हेलिक्स इस्टेब्लिश होता है, is established by the formation of
फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इस प्रकार से अल्फा हेलिक्स जो इस्टेब्लिश हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि द सिंगल बॉन्ड विच इज इसेंशियल टू इस्टेब्लिश द अल्फा हेलिक्स इन प्रोटीन इज, तो आप कहेंगे इट इज ओनली द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो जो लोग केमिस्ट्री से बहुत दूर दूर तक का संबंध नहीं रह गया है उनका, वो पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड को आप समझ लीजिए। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो किसके बीच इस्टेब्लिश होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड इस्टेब्लिश्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। द हाइड्रोजन बॉन्ड formed between the hydrogen atom and a very electronegative element किसके बीच इस्टेब्लिश होता है? हाइड्रोजन होना जरूरी है, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन होना जरूरी है, और इसके साथ बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट कोई होना चाहिए, एटम होना चाहिए, जैसे कि ऑक्सीजन है, जैसे कि फ्लोरीन है। इस प्रकार के एलिमेंट जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? वो फ्लोरीन है। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन सल्फर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो सल्फर और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन ठहरा इलेक्ट्रोनेगेटिव। निगेटिव क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर रखता है, टेंडेंसी टू गेट द इलेक्ट्रॉन। ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति रखते हैं, आदत रखते हैं, ललक रखते हैं, लालच होता है इलेक्ट्रॉन के प्रति जिनके मन में, वो निगेटिव होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन के प्रति निगेटिव नहीं होते हैं तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाते हैं। जैसे मेटल्स होते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। और जो इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। जब हाइड्रोजन के सामने आता है तो एक बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। आप कहेंगे कि साहब इसमें ऑक्सीजन है कहाँ पर? जरा ये देखिए कि इसमें ऑक्सीजन है कहाँ पर। इसको मिटा दे रहे हैं हम, बाद में डायग्राम फिर कर देंगे, लिखने की जगह नहीं मिल रही। देखिए यहां से आपको मालूम है कि NH2 है ये C, यहां पर कौन है? R है, फिर इसके बाद C डबल बॉन्ड O OH है, ठीक है। ये पहला एमिनो एसिड रेसिड्यू है। अब क्या है कि इसका जो दूसरा एमिनो एसिड रेसिड्यू है उसका हाइड्रोजन यहां पर है, ये हाइड्रोजन, कार्बन ये है, साइड चेन ये है, और इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये है। बात समझ में आई? अब ये कह रहे हैं कि साहब अगर इसे हम इस चेन को ऐसे घुमा दें, इन दोनों के बीच में कौन सा लिंकेज बन गया? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल गए, तो क्या बन गया? पानी निकल गया यहां से, तो ये लिंकेज हो गया। इसी को क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड लिंकेज, इसी को कहा जाता है। अब क्या होगा कि जब ये छल्ला बनाएगा, ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, तो अगर इसका ये वाला ऑक्सीजन जो आप देख रहे हैं, ये वाला कौन सा? ये वाला ऑक्सीजन, इस पर टिक लगा रहे हैं, ये घूमकर अगर इस हाइड्रोजन के सामने आ जाए, ऐसे इसको घुमा के ले आओ, इसे घुमाकर इधर ले आओ, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है इस नाइट्रोजन के सामने जैसे आएगा, यहां पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यही चीज घुमा करके हमने यहां पर इस डायग्राम में दिखाया है। यहां देखेंगे हेलिक्स स्टेबिलाईजेशन। देखिए ये जो हेलिक्स स्टेब्लिश हो रहा है, ऐसे जब ये घूमता है इस प्रकार से, तो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेब्लिश होता है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहां से ये स्टार्ट हो रहा है, कौन है ये? अब देखो
नाइट्रोजन है, जी हाँ ये नाइट्रोजन है, देखिए स्टार लगा रहे हैं, ये वाला नाइट्रोजन यहाँ पर ये है। अब इसके बाद तुरंत कार्बन है, देखो ये है, हमने ये लगा दिया कार्बन। इसके बाद देखो तुरंत दूसरा कार्बन ये है, ये देखिए, तो हमने यहाँ पर देखिए ये कार्बन है ना। नाइट्रोजन के बाद 2 कार्बन है, तो देखो नाइट्रोजन के बाद 2 कार्बन है, और 2 कार्बन आते आते एक एमिनो एसिड रेसिड्यू कंप्लीट हो गया। अब ध्यान रहे कि आपके इस वाले कार्बन पर कौन लगा हुआ है, इस वाले कार्बन पर ऑक्सीजन है, बात को समझिए, इस कार्बन पर ऑक्सीजन है। अब इसके बाद देखो दूसरा एमिनो एसिड यहां से शुरू हो गया बेटा, ये कितना है, देखिए यहां तक ये एक एमिनो एसिड रेसिड्यू कंप्लीट हो गया। अब जरा आप देखिए दूसरा कौन सा है, तो दूसरा यहां से स्टार्ट हुआ, देखिए ये वाला नाइट्रोजन है, ये वाला है, तो हम इसको यहां पर लिख रहे हैं, देखो ये है ये वाला नाइट्रोजन। उसके बाद फिर 2 कार्बन है, देखिए कहां पर हैं 2 कार्बन, ये वाला और ये वाला कार्बन, देखिए ले आइए यहां पर, ले आते हैं, देखिए ये है, ये देखो ये कार्बन, ये कार्बन। अब इसका डबल बॉन्ड से लगा हुआ ऑक्सीजन कौन है, वो ये है जो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब आप देखेंगे इस नाइट्रोजन पर कौन है, हाइड्रोजन था, इस नाइट्रोजन पर कौन था, यहां पर हाइड्रोजन, और यहां पर कौन है, ऑक्सीजन। तो इन दोनों के सामने अब देखिए ये बॉन्ड हमने एस्टेब्लिश करा दिया। ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहां दिख रहा है आपका, दिस वन, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है, दिस वन, ये है, इसको क्या बोलेंगे, यही है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, और छल्ला एस्टेब्लिश हो रहा है। ये बात समझ में आ गई। तो आप देख रहे हैं कि एमिनो ग्रुप के नाइट्रोजन के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन है और कार्बोक्सिलिक एंड पर कार्बन के साथ अटैच ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में एस्टेब्लिश हो गया छल्ला। अब इसके बाद देखिए फिर नाइट्रोजन यहां पर, तो इसका हाइड्रोजन ये है, ये पहला था, ये दूसरा एमिनो एसिड। अब देखो ये तीसरा एमिनो एसिड शुरू हो गया, और तीसरे एमिनो एसिड का नाइट्रोजन का हाइड्रोजन ये है, इसके बाद 2 कार्बन तुरंत हैं, यहां पर कार्बन है और ये कार्बन है, और इस कार्बन पर कौन है, ऑक्सीजन है, इसके साथ ऑक्सीजन है। इसके बाद अब आप देखेंगे फिर नाइट्रोजन शुरू हो गया, फिर 2 कार्बन है, फिर इसके बाद कौन है, यहां पर ये ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर बन रहा है, इनके बीच बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर देखिए एक हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बन गया, ऐसे बन गया। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन है प्लस कार्बन के साथ जो अटैच्ड ऑक्सीजन, इन दोनों के आमने सामने पड़ने पर स्टेब्लिश हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये इस हाइड्रोजन बॉन्ड के स्टेब्लिश होने से छल्ला बन रहा है। ये एस के आकार का दिख तो रहा है, लेकिन ये एक कंप्लीट टर्न माना जाता है। वो कैसे मानते हैं, क्योंकि इतना अगर हम देखें यहां से चल करके इतना, तो कितने एंगल का रोटेशन है, ये 180 डिग्री का रोटेशन है। नहीं समझ पा रहे हैं, अरे भैया देखिए रोटेशन कितने का है, ये 90 डिग्री है, तो अगला वाला भी तो है ना 90 डिग्री। तो आप देखिए एक 90 डिग्री ये क्वार्टर में हो गया, दूसरा 90 डिग्री अगले क्वार्टर में हो गया, और तीसरा नाइट्रोजन 90 डिग्री ये हो गया, और चौथा 90 डिग्री कौन है, ये है। अब आप देखेंगे तो एस के आकार का ये जो आपको दिख रहा, दरअसल में ये हाफ हाफ में करके कंप्लीट हेलिक्स है। ऐसे ये कंप्लीट हेलिक्स माना जाएगा, 360 का रोटेशन माना जाएगा, 90 90 90 और 90, तो 360 का रोटेशन एक कंप्लीट हेलिक्स बना रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। और हाइड्रोजन बॉन्ड कहां स्टेब्लिश होगा, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन, कार्बन का ऑक्सीजन, ये जब दोनों आमने सामने पड़ेंगे तो ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई। वही चीज हम यहां पर दिखा रहे हैं कि नाइट्रोजन से चलेंगे, ये पीछे वाले का कार्बन है, पहले वाले का एमिनो एसिड, उसको नहीं देख रहे हैं, यहां से NH2 टर्मिनल से नाइट्रोजन, फिर कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, फिर कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, तो एक एमिनो एसिड ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा यहां शुरू हो रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से यहां पर अगर हम देखें कि एक हेलिक्स को इस्टेब्लिश करने में कितने एमिनो एसिड रेजिड्यू की तलाश है, तो 3.6 एमिनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं। पूरी तरह 4 एमिनो एसिड नहीं, कितने, 3.6 एमिनो एसिड इन वन हेलिक्स ऑफ अल्फा हेलिक्स। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि एक हेलिक्स में 360 का रोटेशन है। और क्या आप देख पा रहे हैं कि इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में
डिस्टेंस कितने की है, तो 0.15 नैनोमीटर की है, या आप कह सकते हैं कि 1.5 एंगस्ट्रॉम है। ये जो आप देख रहे हैं कार्बन और नाइट्रोजन, यही तो पेप्टाइड लिंकेज है ना, इसी को पिच कहा जाता है। हालांकि इतना बड़ा सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे केवल ये पूछेंगे कि एक हेलिक्स में कितने एमिनो एसिड रेजिड्यू इन्वॉल्व हैं, तो आपको लिखना कितना है, 3.6 एमिनो एसिड्स आर इन्वॉल्व हियर। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से एक हेलिक्स में 3.6 रेजिड्यू हैं। अब अगर हम समरी बनाएं तो क्या होगा, कह रहे हैं सिंगल पेप्टाइड यूज होता है अल्फा हेलिक्स में, सिंगल पेप्टाइड यूज्ड। दूसरा क्या है, हेलिक्स एस्टेब्लिश्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। एस्टेब्लिश्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में एस्टेब्लिश। ऑक्सीजन किस पर अटैच है, कार्बोक्सिल का कार्बन है, ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन है, एमिनो टर्मिनल का। तो इन दोनों में आपस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ठीक, इसके अलावा क्या बात करनी है, इस पर सवाल पूछा जाएगा तो कहेंगे कि साहब 1 हेलिक्स इक्वल्स टू 360 रोटेशन। कह रहे हैं कि 1 हेलिक्स कंज्यूम्स 1 हेलिक्स कंज्यूम्स, तो कितना लेगा ये 3.6 एमिनो एसिड रेसिड्यू। पिच कितना है, तो बोलेंगे 0.15 नैनोमीटर, या आप इसको 1.5 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। ठीक है, और जो अगला सवाल बनेगा वो ये पूछ सकते हैं कि एक कंप्लीट हेलिक्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने इन्वॉल्व होते हैं जो सीधा चेन में जुड़े हैं, आर को छोड़कर, ध्यान रहे साइड चेन आर को छोड़कर, क्योंकि साइड चेन हो तो बाहर निकल गया, साइड में है, किनारे है। जो मेन स्ट्रीम में कितने एटम इन्वॉल्व होते हैं, तो इनकी संख्या है 13। 13 एमिनो एसिड, 13 कार्बन, 13 एलिमेंट, चाहे वो कार्बन हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी हो, ये मिलाकर के 13 एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एटम इन्वॉल्व होते हैं। देख लीजिए आप कितने हैं, यहां से गिनती करिए। कार्बन से 1, नाइट्रोजन 2 कार्बन, ये 4 हो गए, ये 5वां एटम है, ये 6वां एटम है, 7वां एटम है, 8वां एटम है, 9वां एटम है, 10वां एटम है, 11 है, 12 और कार्बन पे आ गए, फिर 13 हो गया। कार्बन से स्टार्ट होके कार्बन पे गए, कंप्लीट हेलिक्स बना, 13 इसमें एटम इन्वॉल्व होते हैं एक हेलिक्स में, याद रखना है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ एटम इन 1 अल्फा हेलिक्स टोटल, तो कितना बताएंगे आप, इट इज 13 एटम टोटल। ये भी आप नोट कर लेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 हेलिक्स इक्वल्स टू 13। 13 इसमें एटम इन्वॉल्व होते, गिन लीजिए, 1 2 3 4, इस ऑक्सीजन को नहीं, ये साइड में जा रहा है, इसको नहीं देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये 13 एटम से मिलकर एक हेलिक्स का निर्माण होता है। और एक हेलिक्स में कुल मिलाकर के 3.6 एमिनो एसिड रेजिड्यू पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई। और क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्योरली इन्वॉल्व है। और क्या है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था, जब वो कॉयल करता है तो अल्फा हेलिक्स का पैटर्न इस्टेब्लिश होता है। बात समझ में आ गई होगी। तो सिंगल पेप्टाइड इन्वॉल्व होता है, हेलिक्स इस्टेब्लिश होता है, 360 का रोटेशन है, हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है। एक हेलिक्स में जो टर्न होता है वो 360 का होता है। पिच जो होती है 1.5 है एंगस्ट्रॉम, या 0.15 नैनोमीटर है। और कह रहे हैं कि कितने अमीनो एसिड एक हेलिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, 3.6। और कह रहे हैं कि कितने एटम इन्वॉल्व होते हैं, तो 13। इस प्रकार के जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे ये आपको एक्सप्लेन करना है। इससे अधिक मैं नहीं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा पूछेंगे, इनकी हिम्मत है पूछने की। ठीक है, तो सारी बातें हो गई। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक और है जिसको हम बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। आइए और बीटा प्लेटेड शीट के बारे में जान लें, प्रोटीन के इस स्ट्रक्चर में क्या होता है। ये सारा मिटा देंगे जो इस पर है, अगर आपको लिखना है तो मेंटेन कर लीजिए जल्दी से।
लिख लिया होगा हमारे ख्याल से, मिटा रहे। आइए और बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर का दूसरा फॉर्म, जिसको हम बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। ध्यान रहे कि हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब इसमें हमने आपको अल्फा हेलिक्स बता दिया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज more than one polypeptide chains। एंटी पैरेलल पेयरिंग अकर्स। अब यहां पर जैसे आपने डीएनए में पेयरिंग देखा था डबल हेलिक्स में, तो वो बीटा प्लेटेड शीट का ही स्ट्रक्चर है एक तरह से, क्योंकि वहां पर एंटी पैरेलल पेयरिंग हो रही है और दो स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हो जाते हैं, एंटी पैरेलल अरेंज होते हैं, 3 और 5, और दूसरा स्ट्रैंड होता है 5 3। तो जिस तरह से डीएनए में 3 5 का होता है सेगमेंट, अब ये दोनों चेन एंटी पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल है, तो इनके बीच में आपस में पेयरिंग हो गई। ठीक है। अब इसी प्रकार से यहां पर जो प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि डीएनए में तो पोलरिटी 3 5 की है, आपको दिखा दिया, लेकिन जो ये चेन्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स की अगर हम बात करें, तो इनका एक टर्मिनल एन होता है, दूसरा सी होता है, फिर ये सी है, फिर एन है। ठीक है। फिर ये सी है, एन है, फिर उसके बाद सी है, ये है। इस प्रकार से इनकी पेयरिंग हो रही है। और ध्यान रहे कि इनके बीच में जो बॉन्ड स्टेब्लिश हो रहा है यहां पर, ये कौन सा बॉन्ड है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। दिस वन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है, याद रहे। हम इसे क्या बोलेंगे? इट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हैं कौन? एंटी पैरेलल पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। कर क्या रहे हैं? दिस गिव द बीटा प्लेटेड शीट। बॉन्ड कौन सा जरूरी है? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं सब में हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है, तो इसमें भी क्या होगा? इट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस प्रकार से ये बीटा प्लेटेड शीट होती है। चेन एक से अधिक होनी चाहिए, संख्या 3 4 5 अधिकतम हो सकती है, और भी हो सकती है, लेकिन एक चेन कभी नहीं दूसरे से एंटी पैरेलल पेयरिंग करती है। मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स एस्टैब्लिश द बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। आपके सामने है डायग्राम, आप देख रहे हैं। इस तरह की एंटी पैरेलल पेयरिंग केराटिन में आपको देखने को मिलेगी, स्पेक्ट्रिन में देखने को मिलेगी, नोट कर सकते हैं। जैसे कोलेजन है, सिल्क है, इसमें फाइब्रोइन होता है, केराटिन है, स्पेक्ट्रिन आरबीसी मेम्ब्रेन में होता है, आरबीसी मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से जिनमें एक से अधिक चेनें एंटी पैरेलल पेयरिंग करती हैं। जैसे आप कोलेजन की अगर बात करें तो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, जिसको हम ट्रोपोकोलेजन कहते हैं। इस प्रकार से ट्रोपोकोलेजन जो होता है वो 3 अल्फा चेनें होती हैं जो एंटी पैरेलल पेयरिंग करती हैं। 3 अल्फा चेन्स
शो एंटी पैरेलल पेयरिंग इन कोलेजन, जिसको ट्रोपोकोलेजन स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं कोलेजन का। स्पेक्ट्रिन आप पढ़ेंगे आरबीसी की मेम्ब्रेन में होता है। अल्फा स्पेक्ट्रिन एंड बीटा स्पेक्ट्रिन चेनें होती हैं एक दूसरे की एंटी पैरेलल करती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सिल्क होता है, तो सिल्क की जो चेन होती है एक दूसरे से पेयरिंग करती हैं और दोनों चेन को ग्लू करने के लिए सेरिसिन नाम का एक मॉलिक्यूल होता है जो उसको जोड़ता है। हालांकि ये सब सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, फिर भी अगर हम बात करें कि सिल्क में जो इनके फाइबर्स होते हैं दीज आर ग्लूड टुगेदर, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, किस मॉलिक्यूल की वजह से, तो उसको हम सेरिसिन कहते हैं, SERICIN, सेरिसिन। तो सेरिसिन से ये जैसे दो चेनें यहाँ पर फाइबर्स हैं सिल्क के, तो आपस में ये जो इनकी ग्लूडिंग हो रही है, ये जो फेविकोलिंग हो रही है, जुड़ रहे हैं, ये मॉलिक्यूल होता है सेरिसिन, ये जोड़ता है। और ये कौन है, ये सिल्क प्रोटीन है, फाइबर्स जिनको हम फाइब्रोइन कहते हैं। तो एंटी पैरेलल पेयरिंग होती है और इनमें सेरिसिन नाम का मॉलिक्यूल इनको दोनों को जोड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बीटा प्लीटेड शीट जो होती है ये पैरेलल चेनें होती हैं एक दूसरे के, और हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये इस्टेब्लिश होती हैं। एंटी पैरेलल का मतलब यहाँ पर होता है कि एमिनो टर्मिनल कार्बोक्सी टर्मिनल, ये है अरेंजमेंट। तो एमिनो का पेयरिंग किससे होगा, कार्बोक्सी से। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट यहाँ पर आपको देखने को, और एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कौन कौन से हैं, ठीक है। इवन डीएनए का जो स्ट्रक्चर, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है डबल स्ट्रैंड, उसको भी बीटा प्लीटेड शीट के पैरेलल माना जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम टर्शियरी स्ट्रक्चर की, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ये जितनी भी बात लिखी है इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम बात करेंगे। तो बीटा प्लीटेड शीट में मोर देन वन चेन होती है, ध्यान रखेंगे, एक चेन से काम नहीं चलेगा। और एंटी पैरेलल होती है, बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेब्लिश होता है। ये सारी कहानी है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कह रहे हैं कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है ये है तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, परंतु डिग्री ऑफ कॉइलिंग बढ़ जाती है, कॉम्पैक्टनेस जिससे बढ़ जाती है, इसलिए ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर देता है प्रोटीन का। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, और डिग्री ऑफ कॉइलिंग बढ़ने की वजह से टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी आपको दिख जाएगा, यानी कि अल्फा हेलिक्स दिख जाएगा। बीटा प्लेटेड शीट नहीं याद रहे, बीटा प्लेटेड शीट टर्शियरी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ चेन एक से अधिक है, जबकि हम टर्शियरी स्ट्रक्चर में केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन की बात कर रहे हैं, परंतु डिग्री ऑफ कॉइलिंग बढ़ गई है। देख लीजिए, ठीक है। तो हमने लिखा है कि इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं कौन कौन, प्राइमरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर दोनों इनकॉर्पोरेट कर जाते हैं, प्राइमरी और टर्शियरी दोनों इनकॉर्पोरेट कर जाते हैं इसमें, तब टर्शियरी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। तो डिग्री ऑफ कॉइलिंग यहाँ पर बढ़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो ये होगा
कि कितने प्रकार के बॉन्ड्स यहां पर बनते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर में बनने वाले जो बॉन्ड्स हैं वो कितने प्रकार के हैं, तो जरा इनको नोट कर लीजिए, सवाल इन्हीं पर बनेगा। टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन्वॉल्व्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड निश्चित रूप से होगा क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहा है। हमने कहा ना कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर अर्थात अल्फा हेलिक्स इन्वॉल्व है, तो जहां भी अल्फा हेलिक्स रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप आ जाएगा। इसके अलावा दूसरा है डाई सल्फाइड लिंकेज, इसी को हम कोवैलेंट इंटरेक्शन कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, डाई सल्फाइड लिंकेज। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस, आयनिक बॉन्ड्स, वांडरवाल, ये इतने प्रकार के बॉन्ड हैं जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में इस्टेब्लिश होते हैं। कौन कौन से हैं आपके सामने लिखा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाई सल्फाइड लिंकेज, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस, आयनिक बॉन्ड्स एंड वांडरवाल इंटरेक्शन। वांडरवाल इंटरेक्शन को वीक इंटरेक्शन भी कहा जाता है, कमजोर बॉन्ड होते हैं ये। हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए है क्योंकि इसमें अल्फा हेलिक्स आ रहा है तो रहेगा। पूरा कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम समझाएं। इस तरह से टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपने देखा कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व होगी, डिग्री ऑफ कॉइलिंग बढ़ जाएगी, इसके अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होंगे और सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी पाए जाएंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर होने के लिए केवल पेप्टाइड लिंकेज की ज़रूरत है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स बनने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड की ज़रूरत है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर रहेगा, पेप्टाइड लिंकेज रहेगा ही रहेगा। अगर आप चाहे तो इसमें एक पेप्टाइड लिंकेज भी नोट कर सकते हैं कि ये भी रहता है, नहीं तो सवाल पूछा जाए पता लगा कि पेप्टाइड होता ही नहीं, बिना पेप्टाइड लिंकेज के कैसा पॉलीपेप्टाइड, तो रहेगा ही। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद अगर इसमें सिस्टीन एमिनो एसिड है पॉलीपेप्टाइड चेन में, ध्यान रहे सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, अगर किसी भी प्रोटीन चेन में सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड नहीं है, ऐसा एमिनो एसिड रेसिड्यू हो जिसमें कि सल्फर इसेंशियल कंपोनेंट हो, तब वो हाइड्रोजन बॉन्ड के अतिरिक्त डाई सल्फाइड लिंकेज भी बना लेगा। लेकिन अगर उस पॉलीपेप्टाइड चेन में सिस्टीन नाम का एमिनो एसिड नहीं है तो फिर सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड नहीं होने की वजह से डाई सल्फाइड लिंकेज इस चेन में नहीं बनेगा, ये याद रखना है, ठीक है। तो डाई सल्फाइड लिंकेज किस कारण से होता है, तो आप इसको लिख लेंगे कि डाई सल्फाइड इज बिकॉज ऑफ
सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड सिस्टीन अगर मौजूद है, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड अगर सिस्टीन मौजूद है, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सल्फर एटम डाई सल्फाइड लिंकेज इज आल्सो एस्टेब्लिश्ड एंड इट इज इसेंशियल टू एस्टेब्लिश द टर्शियरी स्ट्रक्चर। अगर डाई सल्फाइड लिंकेज नहीं तो टर्शियरी स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। इसलिए ऐसे प्रोटीन्स जिनमें कि सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड नहीं है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर कभी नहीं बनाएंगे, याद रखेंगे इसको। तो डाई सल्फाइड लिंकल किसके किसके बीच होता है, मैंने समझा दिया। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पहले ही बता चुके हैं किसके बीच होता है। अब बात कर रहे हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, दिस वन हाइड्रोफोबिक। जी हाँ, जैसा कि नाम है, ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनका पानी से क्या है, नफरत है। फोबिया माने होता है नफरत, तो इनका एक्सपोजर नहीं होता। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस मॉलिक्यूल के इंटीरियर में होते हैं, यानी कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर, जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, तो उसमें अंदर होते हैं, ये बाहर की तरफ एक्सपोज्ड नहीं होते। अगर बाहर की तरफ एक्सपोज्ड हैं, ये जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, तो इनका पानी के साथ क्या होगा, कांटेक्ट होगा, तो पानी से इनका दुराव होता है, पानी से इनका कोई संबंध नहीं होता। इतना केवल जान लीजिए कि ये वाटर रिपेलिंग बॉन्ड्स होते हैं, तो इसलिए इनका पानी से कांटेक्ट नहीं होता है। दूसरे कौन होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग बॉन्ड्स होते हैं ये। अगला कौन है, आयनिक बॉन्ड है। ध्यान रहे कि आयनिक बॉन्ड का इस्टेब्लिशमेंट जो आपका साइड चेन है आर, इस पर अगर कोई चार्ज उपलब्ध है, यानी कि अगर साइड चेन आर आयोनाइज्ड है, इसके ऊपर प्लस या माइनस कोई चार्ज है, तो आयनिक इंटरेक्शन भी इस्टेब्लिश करेगा, क्योंकि और कहीं पर भी चार्ज उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो अगर ये जो साइड चेन आर है जो कि अल्फा कार्बन के साथ अटैच है, अगर इसमें कहीं से कोई चार्ज मौजूद है तो फिर यहाँ पर आयनिक इंटरेक्शन भी डेवलप होंगे। और वांडरवाल इंटरेक्शंस, दीज आर वीक इंटरेक्शंस। तो कितने प्रकार के बॉन्ड यहाँ पर जरूरी हैं ये हमने आपको नोट करा दिया है। टर्शियरी स्ट्रक्चर से अगर कोई सवाल पूछा जाएगा तो पहला यही पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के बॉन्ड्स यहाँ पर स्टेब्लिश करते हैं इसको। कोवैलेंट बॉन्ड किसकी वजह से होता है, तो डाइसल्फाइड लिंकेज को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, राइट। अब जरा समझ लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर से देख लीजिए कि कैसे होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं कि ये एमिनो एसिड रेसिड्यू इस तरह से लीनियर अरेंजमेंट है इनका। ये कार्बोक्सी टर्मिनल है एंड दिस वन इज एमिनो टर्मिनल। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर। आप देखिए हेलिक्स स्टेब्लिश हो गया, अल्फा हेलिक्स। बीच में कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रक्चर का नाम क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको, अल्फा हेलिक्स बोलेंगे। ये आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब यही जो प्राइमरी वाला था, जब क्वाइल किया तो सेकेंडरी हो गया। अब इस सेकेंडरी में और अगर क्वाइलिंग होती है, ये देखिए, अब आप देख पा रहे हैं कि यही जो चेन है इसमें डिग्री ऑफ क्वाइलिंग बढ़ गई, और डिग्री ऑफ क्वाइलिंग बढ़ने की वजह से इसमें डाइसल्फाइड लिंकेज इस्टेब्लिश हो गया। देखिए ये डाइसल्फाइड लिंकेज इस्टेब्लिश हुआ। हाइड्रोजन बॉन्ड हाई है, कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, इसके अलावा वांडरवाल इंटरेक्शन। और अगर आपका पोलर ग्रुप है, यानी कि आर पोलर है और उस पर कोई चार्ज है, तो आयनिक इंटरेक्शन भी हो जाएगा। और स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये है
टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, इसमें हमने आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि किस प्रकार से एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में डिग्री ऑफ कॉइलिंग बढ़ने से कॉम्पैक्टनेस यहां पर बढ़ गई और स्ट्रक्चर, अब ये फाइब्रस, ये दोनों तो फाइब्रस हैं, ये भी फाइब्रस है, ये भी फाइब्रस मान लेंगे, लेकिन हम इसको फाइब्रस ना मानकर कैसा स्ट्रक्चर मानेंगे, ये मोर कॉम्पैक्ट है तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर। आपको मालूम है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम की तरह काम करते हैं और एंजाइम की तरह काम करने के लिए प्रोटीन को टर्शियरी स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना जरूरी है और टर्शियरी स्ट्रक्चर अडॉप्ट तभी होगा जब डाइसल्फाइड लिंकेज होगा। तो सब एक दूसरे की जरूरत है। प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर एंजाइमेटिक एक्शन देता है, एंजाइमेटिक एक्शन के लिए सल्फा हाइड्रिल ग्रुप का होना जरूरी है और सल्फा हाइड्रिल ग्रुप जो होता है वो बनता किससे है, तो जो डाइसल्फाइड लिंकेज हो रहा है यहाँ से बनेगा। ठीक है, एंजाइम के एक्शन में हम आपको समझाएंगे कि सल्फा हाइड्रिल ग्रुप का रोल क्या है। तो इतनी बात आप समझ गए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, नेक्स्ट। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, एक से अधिक की संख्या में पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या करते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर यहां पर दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो जैसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हमने लिखा कि मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, जबकि टर्शियरी में केवल एक ही होता है, इसमें एक से अधिक। जैसे आप देख रहे हैं हीमोग्लोबिन का एग्जांपल, तो 4 ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक नहीं है, 2 अल्फा ग्लोबिन चेन है और 2 बीटा ग्लोबिन चेन है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। वेल नोन एग्जांपल इज हीमोग्लोबिन। अब आप देख रहे हैं कि ये एक तो अल्फा हो गया, दूसरा अल्फा ये हो गया और ये है बीटा और ये है बीटा। तो इस प्रकार से ये हो गया बीटा, दिस वन इज बीटा, दिस वन इज अल्फा एंड दिस वन इज अल्फा। इस प्रकार से 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हैं और 2 डिफरेंट प्रकार की हैं। इसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा मिल करके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर देते हैं, जो आपके सामने है दिखाया गया, और ये हीम के साथ जुड़े होते हैं। तो पूरा डिटेल स्ट्रक्चर हम आपको हीमोग्लोबिन का पढ़ा चुके हैं, इसलिए यहाँ और बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हो गए प्रोटीन के। अब अगर हम बेसिक क्लासिफिकेशन देखें प्रोटीन का एक सिंपल, तो आप उसको भी आप देख लीजिए कि कभी कभी क्लासिफिकेशन से पूछ लेते हैं कि कौन सा प्रोटीन किस कैटेगरी का है। नोट कर लिया ये सब, जल्दी कर लीजिए इसे, और इसके बाद हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बताते हैं, कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं।
ये एक आपके सामने एक सिंपल क्लासिफिकेशन है प्रोटीन्स का कि कौन से प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या है। तो बेसिकली हम प्रोटीन्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, एक सिंपल प्रोटीन और दूसरे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में क्या होता है कि प्रोटीन के साथ उसका कोई नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी लगा होता है, तब हम उसको कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कहते हैं। और जो सिंपल प्रोटीन्स होते हैं ये केवल पॉलीपेप्टाइड होता है, इसमें और कोई दूसरा एजेंट नहीं होता। लेकिन इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल प्रोटीन एंड सिंपल ग्लोबुलर एंड सिंपल फाइब्रस। जो फाइब्रस होते हैं ये फिलामेंटस प्रोटीन होते हैं, लेंथ वाइज होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे कोलेजन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द वर्ल्ड। इलास्टिन है, एनिमल से पाए जाते हैं। फाइब्रोइन है, आपको मालूम है कि सिल्क में होता है। स्पेक्ट्रिन आरबीसी की मेम्ब्रेन में होता है। केराटिन ये हमारे नाखून में होता है, बालों में होता है, स्किन की बाहरी लेयर में होता है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, तंतुअत फिलामेंटस प्रोटीन होते हैं। दूसरे जो दिखाए गए हैं ये सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो सिंपल ग्लोबुलर में दो हैं, एक वो जो कि डिस्टिल वाटर में घुलनशील हैं और दूसरे ऐसे होते हैं जो पानी में घुलनशील नहीं हैं। तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से दो का एग्जाम्पल हमने आपको दिया है। अब बात करेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे क्रोमोप्रोटीन एग्जाम्पल है आपका हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। आपको पता है इन दोनों में प्रोटीन यानी कि ग्लोबिन प्रोटीन के अतिरिक्त हीम नाम का नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी होता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सल्फोप्रोटीन में सल्फर ग्रुप होता है। लाइपोप्रोटीन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स प्लस प्रोटीन। जब लिपिड्स का ग्लाइकोजाइलेशन होता है, प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं ये, तो लिपोप्रोटीन्स हो जाते हैं। ठीक, इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये ज़्यादातर हमारी सेल मेम्ब्रेन पर बाउंड होते हैं और ये रिसेप्टर्स होते हैं, एंटीजन भी हो सकते हैं जो सरफेस पर होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। और मेटैलोप्रोटीन्स में आप पढ़ेंगे एंजाइम्स में ढेर सारे एंजाइम ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई मेटल एक्टिवेटर है, जैसे एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज में जिंक है, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज में मैग्नीशियम है, मॉलिब्डेनम जो होता है वो नाइट्रोजिनेज का मेटल कंपोनेंट है। तो इस प्रकार से ये मेटैलोप्रोटीन्स होते हैं, अर्थात प्रोटीन के साथ कोई मेटल कंपोनेंट जुड़ा हुआ होता है। बात समझ गए? तो ये सारी बातें हैं डिफरेंट प्रकार के प्रोटीन्स। आगे आप पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स के फंक्शन क्या होते हैं। तो प्रोटीन आपके रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, प्रोटीन हार्मोन की तरह काम करते हैं, प्रोटीन्स एंटीजन होते हैं, प्रोटीन एंटीबॉडी होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर डिफेंस मटेरियल के रूप में रोल प्ले करते हैं। तो मतलब कहने का ये हुआ कि प्रोटीन हार्मोन है। एक लिस्ट आप देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ सिंपली कि प्रोटीन्स का रोल कहाँ कहाँ पर होता है। सेल मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, ये रिसेप्टर होते हैं, ये एंटीजन हो सकते हैं, एंटीबॉडी हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं, हार्मोन हो सकते हैं, और ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एज चैनल्स एंड पंप्स, पंप और चैनल का निर्माण करते हैं। तो ये इनके डिफरेंट रोल हैं बॉडी के अंदर, प्रोटीन्स के अलग अलग प्रकार के। और इस छोटे से चैप्टर में इन सबका एक अलग अलग रोल स्टडी करना ना तो आपके कोर्स में है, ना इतना डिटेल हमें पढ़ाना है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोटीन्स, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं और किस किस तरीके के ये कंपोनेंट्स होते हैं। आपकी बुक में कुछ खास प्रकार के जैसे कोलेजन है, GLUT4 के बारे में दिया गया है। ये GLUT4 कौन होता है हम आपको पढ़ा चुके हैं। मेम्ब्रेन पर स्थित ट्रांसपोर्टर होता है जो ग्लूकोज के लिए होता है और इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। क्या नाम होता है? GLUT4। ग्लूट में कई वैरायटी होती, GLUT1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो जो GLUT4 होता है ये इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर होता है। इंसुलिन डिपेंडेंट
ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है। जो कि सेल मेम्ब्रेन को पर स्थित होता है और ग्लूकोज की एंट्री कराता है सेल के अंदर, और ऐसा तब होता है जब ये स्टिमुलेट हो जाता है ग्लूट किससे, इंसुलिन से। तो अगर इंसुलिन आपकी बॉडी में है तो ये GLUT4 स्टिमुलेट होगा और ग्लूकोज आपकी सेल में यूज होगा, और अगर इंसुलिन कम है तो आपकी सेल को ग्लूकोज मिलेगा नहीं। तो एक तो सेल को ग्लूकोज एनर्जी के लिए नहीं मिलेगा, ऊपर से ये ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ेगी तो बीमारी हो जाएगी जिसका नाम क्या है, डायबिटीज़ मेलिटस, जिसको शुगर के पेशेंट कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये होंगे। तो GLUT4 आपकी बुक में लिखा गया है, कोलेजन है, रिसेप्टर्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, देयर आर सो मैनी डिपार्टमेंट्स ऑफ प्रोटीन, अलग अलग इनका रोल है। और आपको मालूम है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल है। आजकल कोरोना के इन्फेक्शन में जिनको होता है या फिर जो अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं तो प्रोटीन रिच डाइट करने की सलाह देते हैं डॉक्टर्स। आपको मालूम है ना कि ग्लूकोज वाला कम खाइए, प्रोटीन वाला ज़्यादा खाइए, ये आपकी इम्यूनिटी का बूस्टर है, डिफेंस मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी के अंदर बनाता है और आपको अंदर से स्ट्रांग करता है। ठीक, आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद आगे हम आपको पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, ओके, टेक केयर।